हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आशा तो यही करूँगा कि सब अच्छे होंगे। परीक्षा की घड़ी चल रही है। कुछ सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं आप लोग। कुछ सब्जेक्ट्स का अभी बाकी भी है। वही बाकी में से मैथ का भी बचा हुआ है, जो कि 4 मार्च को है। अब इस 4 मार्च का मैथ का एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा सेट तो पहले भी हम शेयर कर चुके हैं। और ये एक जो सेट है, ये भी पूरा बुक का रिवीजन अंतिम समय में करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट ये भी तैयार किए हैं, जिससे कि पूरा बुक का रिवीजन एक बार हो जाए फिर से। तो इस सेट में हम लोग 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए सेट पहले ही हम तैयार करके शेयर कर चुके हैं। अगर उस सेट को सब्जेक्टिव वाला अगर क्वेश्चन को नहीं देखे होंगे तो उसका भी हम लिंक इस के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और एक बात और ये बता देना चाह रहे हैं कि जैसा कि पता होगा सबों को कि मैथ के लिए फॉर्मूला कितना ज़रूरी है। पूरा प्रोसेस जानते हुए भी अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा तो फिर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। प्रोसेस पूरा मालूम है, लेकिन अगर फॉर्मूला सही से नहीं पता है या तो फिर फॉर्मूला ही नहीं याद रहा उस समय, तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। और अगर सही से फॉर्मूला नहीं याद रहा तो फिर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया तो फिर आंसर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए फॉर्मूला को अच्छे से पूरा फॉर्मूला को याद कर लेना है। अगर किसी तरह से याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, नहीं याद हो रहा होगा, तो इसके लिए एक वीडियो हम सिर्फ फॉर्मूला के लिए बना रहे हैं, जिसमें पूरे बुक का फॉर्मूला रहेगा। सारा फॉर्मूला जितना कि एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगा, जितना भी फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, वो सारा फॉर्मूला ही सिर्फ एक वीडियो में रहेगा। और उस वीडियो का हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे वो वीडियो तैयार होने के बाद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो मालूम ही है। और दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि फार्मूला ऐसे याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर उसको वीडियो अगर देख लेंगे एक बार फार्मूला वाला तो और भी दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो फार्मूला को याद कर लेना है और वीडियो भी आगे देख लेना है। अब आज के ये 30 क्वेश्चन का जो सेट है, इसको सॉल्व करने के लिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या हम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला सेट में भी इस तरह का क्वेश्चन हम दे चुके थे। परिमेय संख्या कहते हैं जिसको p बटे q के रूप में हम लिख सकें, जहाँ p और q दोनों सहअभाज्य संख्या होना चाहिए और दोनों पूर्णांक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें है रूट में 16 प्लस रूट में है 7। रूट में अगर कोई भी संख्या रहेगा, अगर वो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर, तब वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे रूट में 16 है तो 16 तो रूट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, रूट 16 की जगह पे हो जाएगा ये 4। तो 4 तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस में है रूट में 7, तो इस 7 का वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। तो जब 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये पूर्ण संख्या में नहीं आ सकेगा, तो ये हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। एक अगला ऑप्शन में है रूट में 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसका रूट 3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा, तो ये भी पूरा है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं कि 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 5, लेकिन रूट में है 5, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन जो है उसमें रूट अंडर 100, यहाँ पर भी 100 है अंडर रूट, और यहाँ पे भी है अंडर रूट 100। तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसका भी मान हो जाएगा 10, इसका भी मान हो जाएगा 10। तो 10 प्लस 10 ये 100 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि 100 का वर्गमूल जो है वो होता है 10। तो यहाँ हो जाएगा ये 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। तो 20 को हम 20 बटा 1 लिख सकते हैं, जो कि p बटा q के रूप में लिखा गया ये।
तो यहाँ पे यही हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछ चुका है। वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, आलेख जो खींचा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको याद रखना है कि वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं। याद रखना है, इसको अक्सर पूछता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पद ए एवं सार अंतर डी वाले एपी का nवां पद निम्न में से चुने। प्रथम पद ए है और सार अंतर डी है कोई भी एपी का, तो उसका nवां पद क्या होगा? nवां पद को जानते हैं हम लोग an से सूचित करते हैं। तो an बराबर फॉर्मूला होता है, nवां पद निकालने के लिए होता है an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट में यहाँ पे बंद और ये d, तो ये प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है डी में। तो ये n बराबर ये प्लस n-1 अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा और d है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन में दिया है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे 1, 2, 3 अनगिनत। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन श्योर रहता ही है, रहेगा ही रहेगा, इसीलिए अच्छे से इसको समझ लेना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है और उसका आलेख जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तब इसका कितना हल होगा? एक हल होगा कि 2 कि 3 कि अनगिनत? तो हम जानते हैं कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद होता है तो उसका एक हल होता है। प्रतिच्छेद करेगा अगर रेखाएं तो एक हल होगा। अगर वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगा तो उसका कोई हल नहीं होता है समांतर होने पर। और समपाती, जिसको समपाती अगर हो जाएगा, यानी कि एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी अगर गया हुआ रहेगा, तो इस तरह का अगर आलेख रहेगा तो उसका हो जाएगा अनगिनत हल। तो यहाँ पे हमको बताना था प्रतिच्छेदी रेखाएं का कितना हल होगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है। और इसका दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो वो संगत होगा कि असंगत होगा? इसका भी हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं पिछले वाला सेट में कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा तो वो संगत होगा। इसलिए संगत होगा कि जिसका हल निकल जाता है उसको संगत कहते हैं, और जिसका हल नहीं निकलता है तो उसको कहते हैं असंगत। तो यहाँ पे जब रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो एक हल होगा, और जब एक हल होगा तब वो संगत हो जाएगा। अगर रेखाएं रहता समांतर, तो समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा तो वो हो जाएगा असंगत। अगला क्वेश्चन में है, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका निकालना है विविक्तकर। विविक्तकर जिसको डी हम लोग कहते हैं। तो ये द्विघात समीकरण दिया है x² - x + 3 = 0, इसका विविक्तकर निकालना है। तो यहाँ जो समीकरण लिखा है वो है x² - x + 3 = 0, इसका विविक्तकर निकालना है, यानी कि डी निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं होता है b² - 4ac। इस फॉर्मूला को भी याद रखना है, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ देता है कि विविक्तकर का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हमको डी निकालना है, विविक्तकर कितना होगा, तो b², फॉर्मूला में b² है, b जो है वो होता है x के साथ जो गुना में रहता है वो, और ये होता है x² के साथ जो गुना में रहता है वो, और c होता है जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो। तो b² x के साथ यहाँ पे गुना में कुछ नहीं, मतलब -1 है, माइनस में x है तो b हो जाएगा माइनस में 1। तो ये हो गया b² मतलब कि -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ये यहाँ पे x² का गुणांक है वो ये होता है, तो x² के साथ गुना में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये के जगह पे भी हो जाएगा 1। और c की जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ पे प्लस में 3 है तो c हो जाएगा 3। अब -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसका -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
और माइनस ये 4 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। अब माइनस में है 12 और प्लस में है 1, तो माइनस में बच जाएगा 11। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका व्युत्तर हो जाएगा -11, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। हर जो अपरिमेय संख्या होता है, सभी अपरिमेय संख्या, वो क्या होता है? एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो प्राकृत संख्या हम कहते हैं जो गिनती की संख्या को, जिसको गिनती जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो गिनती गिनने के लिए 1 से शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सब होता है प्राकृत संख्या। और यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि यह परिमेय संख्या है वो क्या होगा? तो यह परिमेय संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होगा वो जब 0 को शामिल कर देंगे प्राकृत संख्या में, जैसे 0 1 2 3 4 ये सब हो जाएगा पूर्ण संख्या। अगला है पूर्णांक। तो पूर्णांक होता है जैसे जो पूरा पूरी अंक हो, जैसे 0 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 -4, ये सब होता है पूर्णांक। तो ये भी नहीं होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या, यह परिमेय जो रूट वैसा वाला संख्या रहता है, तो प्रत्येक या परिमेय संख्या जो है वो होता है एक वास्तविक संख्या। क्योंकि हम जानते हैं वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिल करके ही बनता है संख्या, वास्तविक संख्या। तो परिमेय प्लस अपरिमेय या परिमेय, ये दोनों मिल करके बनता है वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रत्येक या परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक या परिमेय संख्या हो जाएगा एक वास्तविक संख्या। याद रख लेना है इसको भी। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका विवेचक निकालना है। विवेचक यानी कि जिसको विविक्तर कहते हैं, डी जिसको हम लोग कहते हैं, तो डी निकालना है इसका। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे b², b क्या हो जाएगा? b होता है x के साथ जो गुना में रहता है वो, ये हो जाता है b, और जो x² के साथ रहता है वो ये, और जो कांस्टेंट रहता है वो c। तो b² यहाँ पे x के साथ में p है, तो b के जगह पे हो जाएगा p² माइनस 4, ये के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है, x के साथ मतलब 1 है, तो ये के जगह पे हो जाएगा 1 इंटू c जो कांस्टेंट वाला रहता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे है दिया हुआ, कांस्टेंट टर्म है मेरा q है, कांस्टेंट है ये c। तो यहाँ पे ये बराबर हो गया मेरा 1, और b बराबर हो गया ये p जो दिया हुआ वो हो गया मेरा b, और c हो जाएगा ये q जो दिया कांस्टेंट वाला है वो हो जाएगा c। तो विवेचक निकालना है, यानी कि हमको d निकालना है। तो d बराबर होता है b², तो b के जगह पे है p, तो हो जाएगा p² माइनस 4ac, 4 इंटू ये इंटू c। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और c के जगह पे है q, तो हो जाएगा 4q। तो विवेचक क्या हो गया यहाँ पे? विवेचक मेरा हो जाएगा d बराबर p² माइनस 4q। तो ये है ऑप्शन ए में दिया हुआ p² माइनस 4q। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन में दिया है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति इसका कैसा है? एक द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका मूल का प्रकृति कैसा है ये हमको निकालना है। तो इससे मूल की प्रकृति बताने या तो फिर मूल निकालने, इससे एक क्वेश्चन हर हाल में पूछता ही है, रहेगा ही। इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है कि मूल की प्रकृति अगर बताना है कि मूल कैसा होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, जिसको विवेचक जो कहते हैं, विविक्तर। डी जब हम निकालेंगे तभी हम बता सकेंगे कि इसका मूल का प्रकृति कैसा होगा। तो डी बराबर होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac। यहाँ पे b², b के जगह पे यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो b के जगह पे हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ गुना में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये के जगह पे हो जाएगा 1। फिर सी है अगला, सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट है यहाँ पे -1, तो ये हो गया -1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 1 जा 4। अब ये ऐड करेंगे जब हम 4 और 1 को तो ये हो जाएगा 5। अब डी मेरा जो है वो आ गया 5। तो अब हम बता सकते हैं कि इसका जो मूल निकलेगा उसका प्रकृति कैसा होगा। अब वो कैसे हम बता सकते हैं, जब डी जो है मेरा 5 आया, अब 5 जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम जानते हैं कि अगर डी जो है वो 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल जो है वो वास्तविक और यह समान होता है, वास्तविक प्लस यह समान होता है। और अगर d जो है वो 0 से छोटा हो जाता है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है, और अगर d जो है वो 0 के बराबर हो जाता है तो मूल होता है वास्तविक और समान। वास्तविक और समान होता है कब, जब d हो जाएगा अगर 0, तब वास्तविक और समान होगा, दोनों मूल बराबर होगा, एक ही मूल रहेगा दोनों, तो वास्तविक हो जाएगा और समान जब d हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे d मेरा आया 5 जो कि 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होता है, अगर मेरा जो d है वो 0 से बड़ा हो जाता है तो इसका मूल होगा वास्तविक और यह समान। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ वास्तविक तथा यह समान, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। 96 और 404 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 को पहले 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96, फिर इसको 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 24 दूनी 48, फिर इसको 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, फिर 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आ गया, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है 2 आया हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, लास्ट में 3 है, 1 2 3 4 5 बार 2 है। अब फिर हम 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें हो जाएगा, पहले ये 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 202, फिर इसको 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 101। अब ये 101 जो आ गया अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 404 का जो अभाज्य गुणनखंड किए उसमें क्या क्या आया, 2 गुने 2 गुने 101। तो अब ये दोनों का HCF निकालना है, तो HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए हम जानते हैं कि जो दोनों का गुणनखंड में मिलेगा वही हो जाता है HCF। तो 2 जो है वो दोनों में मिल रहा है, फिर ये वाला भी 2 जो है वो दोनों में मिल रहा है, और कुछ नहीं बचा हुआ है जो दोनों का गुणनखंड में मिलता हो। यहाँ 101 बचा है, इसमें 101 कहीं नहीं है, इसमें 2 2 और 3 बचा हुआ है, तो इसमें और 2 और 3 कुछ भी नहीं है, तो जो दोनों में मिला वही हो जाएगा इसका HCF। तो HCF हो जाएगा 2 गुने 2, यानी कि हो जाएगा इसका HCF 4। तो 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है, तो इसका HCF हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए सार और अंतर लिखिए। इसका सार और अंतर क्या होगा, ये समांतर श्रेणी यानी कि AP है, ये AP में दिया हुआ है, इसका सार और अंतर निकालना है। सार और अंतर जिसको कि हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं यानी D से सूचित करते हैं। तो सार और अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद है यहाँ पे 1,
तो 1 में से घटा देंगे, पहला पद है 3 तो 3 को माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस में 2, तो इसका सारा अंतर हो जाएगा -2। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये हर बार अक्सर पूछता है, इसीलिए ध्यान से इसको देख लेना है। आगे दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 हैं। द्विघात बहुपद निकालना है हमको जिसका शून्यकों का योग है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी है 1, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल अगर दिया रहता है तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला उसका होता है x² प्लस, अगर शून्यक हम अल्फा और बीटा मान लें तो यहाँ पे दिया है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया हुआ है 1, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो भी दिया हुआ है 1, तो अल्फा इंटू बीटा भी हो गया 1। तो अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल अगर दोनों दिया हुआ है तो इसका द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x² प्लस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम इसका हो जाएगा x² का x² हो गया प्लस शून्यकों का योग इंटू x, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1, तो यह हो जाएगा 1 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, ये दिया हुआ है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो द्विघात बहुपद मेरा क्या आ गया x² प्लस 1 और x को गुना करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1, तो ये द्विघात बहुपद आ गया मेरा x² प्लस x प्लस 1, यही हो जाएगा द्विघात बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटना E की प्रायिकता और घटना E नहीं की प्रायिकता का योग क्या होगा। कोई भी घटना है अगर E तो उसका वो घटना नहीं होने दोनों का प्रायिकता का योग क्या होगा। तो हम जानते हैं कि घटना E, कोई भी घटना अगर घटित तो होना है तो उसको हम PE मानते हैं, और अगर घटना नहीं घटने का है तो उसको PE डैश से सूचित करते हैं। तो घटना, कोई भी घटना की प्रायिकता PE, और घटना E नहीं की प्रायिकता ये हो गया PE डैश का योग, इसका योग होता है 1। ये जानते हैं हम लोग कि किसी भी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता दोनों मिला करके होता है 1, तो इसका हो जाएगा 1। आगे दिया हुआ है एक समीकरण दिया है, इसको जांच करना है कि ये जो दिया है ये x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 1, ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। ये इस तरह का द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन हर हाल में रहेगा ही, वह तो 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें पूछेगा कि कौन द्विघात समीकरण है, या तो फिर 4 में से पूछेगा कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, या तो फिर अगला क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है जैसा अभी यहाँ पे दिया हुआ है, ये हम जो छांट के लाए हैं कि एक समीकरण दिया हुआ, अब ये पूछ देगा कि ये जो समीकरण दे रहे हैं हम, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये बताना है। तो ये द्विघात है या नहीं इसको बताने के लिए जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें ये जो x है वो ब्रैकेट के बाहर में है, तो जब ये ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो एक एक करके दोनों के साथ ये गुना हो जाएगा। तो जब ये x 2x के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x², और ये x जब 3 के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x। अब ये जो x² बराबर के दाहिना साइड में है, इसको जब बराबर के बाएं साइड में ले जाएंगे तो ये जो प्लस में है वो बाएं साइड जाके हो जाएगा माइनस में x²। ये +1 जो है उसको भी जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस में 1। अब इधर से सब कुछ हम ले गए लेफ्ट में, तो यहाँ हो जाएगा मेरा अब 0। तो अब हम इसमें जोड़ घटाव जो करने जैसा है उसको जोड़ घटाव करेंगे। यहाँ पे 2x² है प्लस में, और यहाँ पे है 1x² माइनस में, तो प्लस में 2 है माइनस में है 1, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1x² प्लस में मेरा बचा रह जाएगा।
उसके बाद ये +3x का +3x बचा हुआ रहेगा, ये -1 का -1 बचा हुआ रहेगा, बराबर इधर 0। अब ये हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में x जो चर है उसका अधिकतम घात है 2। तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसको हम कह देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और एक बारंबारता सबका दिया हुआ है। इसका 11 है, इसका 23, ये 40, ये 17, ये 28। अब पूछ रहा है कि उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के लिए बहुलक वर्ग कौन सा होगा। इसका ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका बहुलक वर्ग कौन सा होगा। तब बहुलक वर्ग छांटने के लिए बहुत ही आसान है इसका। इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता जो है वो किस वर्ग का है। तो सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 11, 23, 40, 17 या 28। सबसे अधिक है 40। तो 40 जो सबसे अधिक बारंबारता है वो किस वर्ग का है। तो ये है 20 से 30 वाला वर्ग अंतराल का। तो 20 से 30 वाला जो वर्ग अंतराल है वही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ बहुलक वर्ग निकालने के लिए बहुत आसान है। जिसका बारंबारता सबसे अधिक रहेगा वही वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे 20 से 30 हो जाएगा मेरा बहुलक वर्ग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, x माइनस ये x और x प्लस ये तीन पद है, इसका माध्य निकालना है। ये तीनों टर्म का माध्य क्या होगा ये निकालना है। तो इस तरह का अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका माध्य निकालने के लिए हम जानते हैं कि सभी को जोड़ करके, सभी प्रेक्षणों को जोड़ करके और प्रेक्षणों की कुल संख्या से भागा दे देते हैं। तो यहाँ पे है ये x माइनस ए, फिर दूसरा है ये x तो उसको भी जोड़ देंगे, फिर तीसरा है x प्लस ये तो उसको भी जोड़ देंगे, x प्लस ये सभी को हम जोड़ देंगे। और कुल तीन पद है, एक पद ये हो गया, एक ये x हो गया और एक ये हो गया, तीन पद है। तो इसको 3 से हम भागा दे देंगे। अब माइनस में ये और ये प्लस में ये कट जाएगा तो बच गया मेरा क्या क्या यहाँ पे, एक एक्स प्लस एक्स, तीनों एक्स बच गया। तो तीनों एक्स को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x और बटे में 3 है सो यहाँ पे बटे में 3 रह गया। अब 3 ऊपर में भी 3 नीचे में भी कट जाएगा तो इसका हो जाएगा ये x। तो इसका माध्य हो जाएगा ये x। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों का गुणनफल दे दिया है कि -4 है, तो p का मान कितना होगा। ये जो p यहाँ लिखा हुआ है इस p का मान क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला हम जानते हैं होता है c बटे ये। अब c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट टर्म। द्विघात जो समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड रूप होता है ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो कांस्टेंट टर्म रहता है वही कहलाता है c, और x² के साथ जो गुना में रहता है वो हो जाता है ये, और जो x के साथ गुना में रहता है वो हो जाता है b। तो यहाँ पे मूलों का गुणनफल दिया है, तो मूलों का गुणनफल होता है c बटे ये। तो c जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पे c के जगह पे p को नहीं ले लेना है, नहीं तो फिर p को लेने c के जगह पे p को लेकर के अगर बनाएंगे तो वो भी ऑप्शन में दे दिया है और वो गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 10 जो दिया हुआ है बराबर के राइट साइड में, इसको हम पहले लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि जो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है उसमें बराबर के राइट साइड में मेरा 0 रहता है, यहाँ पे बराबर के राइट साइड में 0 नहीं है। तो इस 10 को हम पहले लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा p माइनस 10 और वही हो जाएगा मेरा c। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ उसको हम पहले अच्छे से द्विघात समीकरण के रूप में हम इसको लिख लेंगे। तो द्विघात समीकरण में लिखने के लिए इसको क्या करेंगे, ये जो x² माइनस 5x प्लस p वाला जो दिया है इसको हम लिख लेंगे ये x² माइनस 5x
प्लस पी। और ये 10 जो प्लस में है उसको जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, इधर जाके हो जाएगा 10। अब ये p माइनस 10 और इधर हो जाएगा 0। अब ये जो p माइनस 10 जो आया ये दोनों मिल करके हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, यही हो जाएगा मेरा c। और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये हो जाएगा ये। और b है वो 5 माइनस में 5 हो जाएगा और c हो जाएगा p माइनस 10। तो मूलों का गुणनफल दिया है -4। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है मेरा -4। अब मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बटे ये, तो c बटे ये बराबर हो गया -4। अब c के जगह पे क्या है? तो c के जगह पे हो गया मेरा p माइनस 10। ये p माइनस 10 है तो c के जगह पे हम लिख देंगे ये जो c बटे ये, तो c के जगह पे हो जाएगा p माइनस 10 बटे ये कहते हैं जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ गुना में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये बटे 1 हो गया बराबर ये -4 का इधर हो गया -4। अब ये 1 जो है वो -4 से जब गुना होगा तो इधर -4 ही हो जाएगा। अब ये p के साथ में माइनस में जो 10 है वो जब उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा p बराबर -4 प्लस में हो जाएगा 10। अब 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन जो है वो जिसमें 6 दिया होगा वही हो जाएगा सही। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगे दिया हुआ है एक आंकड़ा दिया है, इसमें पूछ रहा है कि इसका माध्यिका क्या होगा। आंकड़ा में है 7, 15, 10, 9, 4, 3, 7, 10, 10, 8, 16 की माध्यिका, इसका माध्यिका निकालना है। तो ये माध्यिका निकालना है तो ऑप्शन में 10 दिया हुआ है तो ये तुरंत देख करके नहीं टिक लगा देना है 10 को कि 10 10 10 3 बार आया है मतलब सबसे अधिक बार 10 आया है तो 10 हो जाएगा इसका माध्यिका, तो वो गलत हो जाएगा। सबसे अधिक बार जो आया रहता है वो बहुलक होता है, तो यहाँ पे बहुलक हमको नहीं निकालना है, यहाँ माध्यिका निकालने बोल रहा है हमको। तो माध्यिका निकालने के लिए एक बात याद रखना है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको हम आरोही या तो अवरोही क्रम में पहले सजा लेंगे, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, घटते या तो बढ़ते क्रम में। तो हम सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए जो सबसे छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे, जिसको लिखेंगे उसको हम क्रॉस लगाते चलेंगे। तो सबसे छोटा मेरा यहाँ पे है वो दिया हुआ है 3। तो सबसे पहले हम 3 को लिख लेंगे, यहाँ पे लिख दिए हम सबसे पहले 3। उसके बाद उससे बड़ा है ये 4, तो ये हो गया 4। और जो उसके बाद कौन सा है जो जो पहले आएगा उसको लिखते चलेंगे। ये 7 है, ये 7 है, 2 बार है 7 तो हो गया 7 7, 2 बार लिख देंगे। उसके बाद फिर एक बार 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दिए। फिर 8 के बाद 9 है तो यहाँ पे 9 लिख दिए। 9 के बाद 10 जो है वो 3 बार है तो ये हो जाएगा 10 10 10। उसके बाद है 15 और 16, 15 और 16 है, थोड़ा दिक्कत हो गया ये। सबसे पहले फिर से हम सजा लेते हैं ये हो गया 3, फिर 4, उसके बाद है 7 और 7 2 बार है तो ये हो गया 7 7, फिर 8, फिर है 9, 10 है वो 3 बार है तो 10 10 10 3 बार हो गया। उसके बाद 15 है और फिर है 16। अब ये मेरा बढ़ते क्रम में हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, 3 4 7 8 9 10 15 16 बढ़ते क्रम में हो गया। या तो बढ़ते में सजाएंगे या तो फिर घटते में सजाएंगे, किसी भी तरह से इसको पहले सजा लेना है। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं सारा डिजिट को हम लिख लिए, एक भी नहीं छूटा है मेरा। इस क्रॉस लगाते इसीलिए जा रहे थे ताकि कोई छूटा हुआ नहीं रह जाए। अब सभी को हम लिख लिए।
अब इसमें जैसे 3 7 जो है वो 2 बार लिखा हुआ था, तो इसको 2 बार हम लिखेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक बार 7 लिख दिए तो और फिर 8 लिख दें। सो जब ये 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे। 10 है वो 3 बार था तो इसको 3 बार लिखे। अब ये सभी को लिख लेने के बाद अब जो बीचों बीच में इसके ये पूरा जो लिखा हुआ है आंकड़ा, इसमें जो सबसे बीच में जो आएगा मेरा, वही हो जाएगा इसका माध्यिका। तो बीचों बीच का निकालने के लिए इधर से हम 1 को हटाए, तो इधर से हम 16 को हटाए, इधर से फिर 4 हटाए तो इधर से 15 हटाए, इधर से 7 हटाए, इधर से 10 हटाए, इधर एक और 7 हटाए तो फिर इधर 10 हटाए, इधर से 8 हटाए तो इधर से 10 हटाए। अब बीचों बीच में मेरा जो है वो आ गया 9, तो इसका हो जाएगा माध्यिका 9 हो जाएगा। अब एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा कि अगर कहीं बीचों बीच में 2 बच जाता, जैसे इसमें कुल जो है वो विषम संख्या दिया हुआ था, इसको अच्छे से बता देते हैं कि जैसे अगर रहेगा, मान लेते हैं 1 2 3, अगर इसका माध्यिका निकालना रहा तो एक इधर से हटाए, एक इधर से हटाए, बीच में 2 बच गया तो यही हो जाएगा माध्यिका। लेकिन अगर मेरा ऑप्शन में रहेगा एक, अगर क्वेश्चन रहे 1 2 3 4, इस तरह का अगर क्वेश्चन में रहेगा तो इधर से एक हटाएंगे, इधर से एक हटाएंगे। अब अगर इधर से इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो बीच में कुछ नहीं बचा। तो ऐसा केस में क्या करेंगे कि जो बीच में जो 2 बच रहा है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो वही हो जाएगा उसका माध्यिका। यानी कि अगर ये जैसे 1 2 3 4 ये सम संख्या है, अगर सम संख्या रहेगा दिया हुआ अगर आंकड़ा में, तो बीचों बीच वाला जो दोनों रहेगा वो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है। अगर विषम संख्या रहेगा आंकड़ा में अगर दिया हुआ 1 2 3 विषम संख्या में आंकड़ा था, तो जो बीचों बीच में रहेगा वही हो जाएगा माध्यिका। अगर सम संख्या में रहेगा तो जो बीच में 2 पड़ेगा वो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 3 माध्यक बराबर बहुलक माइनस 2 माध्य। ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा संबंध सही है? माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसमें कौन सा संबंध सही है ये हमको बताना है। इसको याद रखने के लिए इसमें हम बता देते हैं कि इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी सही। 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना है इसको। इसको याद रखने के लिए एक और इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे माध्यक में 3 अक्षर है, मान लेते हैं इसको, इसमें जैसे ये हो गया माध्यक 3 अक्षर का है, इसके साथ में 3 है। माध्य में 2 अक्षर है माध्य, तो इसमें इसके साथ में 2 है। और बहुलक जो है वो 4 अक्षर का है, तो ये अकेले रहता है। तो माध्यक के साथ में 3 रहेगा, ये 3 अक्षर का है। माध्य 2 अक्षर का है तो इसके साथ में 2 रहेगा। अब फॉर्मूला में कभी बहुलक इधर कर देगा, कभी माध्यक इधर कर देगा, तो कैसे याद रखना है? तो उसके लिए है कि ये चार अंक का है, ये वो 4 अंक, ये है 2 जो है वो सम संख्या है। और ये जो बहुलक है इसमें 4 अक्षर है, तो ये भी मान लेते हैं कि सम वाला हो गया जैसे। तो ये सम वाला दोनों है, सो एक साइड में रहेगा और दोनों जुट जाएगा। और विषम जो है 3 जो विषम है वो अलग रहेगा। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। ये इस तरह का रिलेशन क्या है माध्य माध्यिका बहुलक में, ये पूछता है, इसीलिए इसको दिमाग में बैठा लेना है अच्छा से। आगे दिया है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कोई भी वृत्त है उसको 2 बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करने वाला जो रेखा अगर है तो उसको क्या कहेंगे? जैसे अगर इसको एक बिंदु पर ऐसे प्रतिच्छेद किया तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा।
और अगर वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे ऐसे बीच में काट दिया तो एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसको, तब इसको कहेंगे हम लोग छेदक रेखा। याद रखना है इसको, ये छेदक रेखा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य निकालना है। प्राकृत संख्या बता दिए कि जिसको गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 ये हो गया मेरा प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 ये सब गिनती संख्या है, तो ये हो गया प्राकृत संख्या। अब इसमें से प्रथम 6 लेना है और वो सम संख्या वाला लेना है। तो पहला सम संख्या हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 6। तो इस तरह से अगर प्रथम 6 प्राकृत संख्या लेंगे तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब इसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे और कुल 6 संख्या लिए हैं तो 6 से भागा दे देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 और 8 20 और 10 30 6 36 और 40 और 2 42। ये हो जाएगा 42/6। 42 को 6 से भागा देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 हो जाएगा इसका आंसर। आगे दिया हुआ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है। कोई भी घटना घटने का प्रोबेबिलिटी दिया है 0.02। तो घटना नहीं घटने के किसके बराबर होगा? तो हम जानते हैं कोई भी घटना पी और पी नॉट दोनों मिल करके होता है 1। पी प्लस पी डैश दोनों होता है 1। अब यहाँ पे पी कोई भी घटना घटने का चांस जो है वो दिया है 0.02। तो ये हो जाएगा 0.02 प्लस पी डैश बराबर 1। तो हमको पी डैश निकालना है, तो पी डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.02, यानी कि एक में से 0.02 को माइनस करेंगे। तो इसको अच्छे से घटाना है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, तो जानते हुए भी आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे घटा के दिखा दे रहे हैं। जैसे एक में से घटाना है हमको, एक के बाद इधर दशमलव के बाद इधर 0 0 दे दिए, इसमें हमको घटाना है 0.02। तो ये हो गया 0.02, इसको माइनस करना है। ये यहाँ से एक आकर लेंगे पैंचा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो ये हो गया 8। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 में से 0 जाएगा, ये हो गया 9। ये पॉइंट जो था सो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, और ये एक जो ले गए थे पैंचा तो यहाँ पे हो गया 0। 0 में से 0 जाएगा तो 0। तो ये हो जाएगा इसका 0.98। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे दिया है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है। दो वृत्त है, उसका परिधि का अनुपात 5:7 है। तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है 5 और 7। तो वृत्त की परिधि मान लेते हैं, एक वृत्त की परिधि हो गया 2πr1 और दूसरा वृत्त की परिधि हो गया 2πr2। ये दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात हो गया। ये दिया है 5:7। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमको निकालना है। तो 2π और 2π कट गया, बच गया R1/R2। तो R1 अनुपात R2 जो है वो आ गया मेरा 5:7। तो वही 5:7 ही हो जाएगा इसका त्रिज्या का अनुपात। अगला दिया हुआ है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब दो गोला है, उसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है, अब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr3। तो एक का रेडियस जो है वो r हम मान लिए R1, और दूसरा जो है उसका भी हो जाएगा 4/3πr2 क्यू। एक का त्रिज्या R1, एक का त्रिज्या R2। अब गोले का आयतन का अनुपात दे दिया है हमको 64/125। तो 4/3π 4/3π कट जाएगा, R1Q/R2Q। तो R1Q/R2Q है। अब यहाँ पे जब Q को हम इधर से हटाएंगे
तो ये हो जाएगा R1/R2 बराबर ये Q जो है वो इधर आकर के रूट में हो जाएगा यहाँ पे 64/125। ये हो जाएगा R1/R2, ये इधर हो जाएगा 64/125। वो क्यू जब हटेगा R से तो इधर आकर के और क्यूब रूट हो जाएगा। अब क्यूब रूट हो गया तो 64 को हम लिख सकते हैं 4×4×4, 4×6 = 16, 16×6 = 64, और 125 को लिखेंगे 5×5×5। तो दोनों जो है वो 3 3 बार आ गया, 4 का पावर 3 और नीचे हो जाएगा 5 का पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 4 का पावर 3/5 का पावर 3, और ये है क्यूब रूट में। तो ये क्यूब और रूट इसका दोनों का ख़त्म हो जाएगा 4/5। तो R1/R2 जो है वो आ गया मेरा 4/5। तो दोनों का त्रिज्या का अनुपात आ गया मेरा 4:5। तो हमको यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अभी त्रिज्या मेरा निकला है 4 और 5, एक का त्रिज्या 4 हो गया, एक का त्रिज्या 5। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उसका अनुपात। तब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो एक हो जाएगा 4πr1², एक हो जाएगा 4πr2²। 4π कट जाएगा, R1²/R2²। तो एक आया था 4 और एक का आया था 5, तो ये हो जाएगा 4², ये हो जाएगा 5², ये हो जाएगा 4×6 = 16 और ये हो जाएगा 5×5 = 25। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 16:25। अगला दिया है कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता। एक पासा कहते हैं लूडो का गोटी को, उसमें इसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 6। इसको फेंकने से 4 या तो 5 दोनों में से कोई भी एक आएगा तो वो मेरे लिए वैलिड हो जाएगा। तो 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, 4 आ तो 5 दोनों में से कोई एक आ जाए। तो इसका प्रायिकता निकालने के लिए कुल इसमें 6, तो 1 से 6 तक रहता है, तो नीचे मेरा हो जाएगा 6, और 4 या 5, तो एक 4 हो गया और एक 5, ये 2 होगी टोटल। तो ऊपर में लिख देंगे यहाँ पे हम 2, अब 2 से काटेंगे 2 3 6, तो ये हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, ये निकालना है। तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु है, उसका दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/l, और ये दिया हुआ है 880। अब यहाँ पे r जो है त्रिज्या वो 14 सेंटीमीटर दे दिया है, तो पाई के जगह पे हो जाएगा 22/7 गुने r के जगह पे हो गया 14 गुने l बराबर 880। अब ये 7 से ही 14 को काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 22 गुने 2, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 l बराबर 880। तो l बराबर हो जाएगा 880/44। अभी 44 से 88 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 0 का 0 बैठ जाएगा, तो l बराबर हो जाएगा 20। तो तिर्यक ऊंचाई 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता। दो सिक्का को उछाला जा रहा है तो दोनों पर शीर्ष यानी कि हेड, दोनों पर हेड आने का प्रायिकता क्या होगा। तो जैसे अगर दो सिक्का को उछाल रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है, जो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, हो सकता है कि एक पर टेल तो दूसरा पर हेड आ जाए,
या तो फिर हो सकता है कि दोनों पर टेल टेल आ जाए। यही 4 केस हो सकता है अगर 2 सिक्का को एक साथ में उछालेंगे तो। दोनों में टेल टेल आ सकता है, दोनों में हेड हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल टेल तो दूसरा में हेड, ऐसा हो सकता है। तो इसमें हमको निकालना है कि दोनों पर शीर्ष यानी दोनों पर हेड आने का प्रायिकता क्या होगा। तो दोनों पर हेड आने का प्रायिकता के लिए ये एक ही कंडीशन है कि दोनों पर हेड आने का, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 और कुल 1 2 3 4, 4 है तो नीचे हो जाएगा 4। तो दोनों पर हेड आने का प्रायिकता हो जाएगा 1/4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये निकालना है। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पहले हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। b कहते हैं x का जो गुणांक रहता है उसको, तो x के साथ गुना में है 6, तो ये हो जाएगा -6 ये होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा -6/1 मतलब -6। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल वो होता है c/ये। c होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2/1 बराबर 2। अब हमको यहाँ पे हल करके और निकालना है इसका मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान लाए हैं अभी हम -6, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान लाए अभी यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो -6 - 2 हो जाएगा -8, तो -8 ऑप्शन बी में दिया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे फिर दिया हुआ है जो कि इस तरह का क्वेश्चन अभी बता चुके हैं। पी कोई भी घटना का प्रायिकता दिया है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो पी जब दिया है 0.5 तो पी नहीं यानी कि जिसको पी डैश कहते हैं वो निकालने के लिए 1 माइनस पी कर देंगे, यानी कि 1 में से घटा देंगे 1 - 0.05, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.95, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नांकित अक्षर अंकित हैं, ABCDE ये से अंकित है। फल एक बच्चा के पास पासा है लूडो का गोटी, उसमें ABCDE ऐसे फिर ये ऐसा लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है, तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि पासे को एक बार अगर फेंका जाए तो ये आने की प्रायिकता क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आने का क्या होगा चांस, ये हमको निकालना है। तो ये आने का प्रोबेबिलिटी पहले सबसे पहले टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, तो नीचे में 6 हो जाएगा। और हमको ये आने का प्रायिकता निकालना है, तो ये कितना बार है 1 2 2 बार है, तो ऊपर हो जाएगा 2 2/6, इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 1/3, तो इसमें ये आने का प्रायिकता हो जाएगा 1/3। अगला क्वेश्चन में दिया है कि कॉट ये बराबर 8/15 है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब कॉट ये है 8/15, कॉट को हम जानते हैं कि टेन का उल्टा होता है कॉट। अब टेन का होता है P/B, लंब बटे आधार, तो कॉट का जो है वो कॉट ये बराबर हो जाएगा B/P, और ये दिया हुआ है 8/15, तो यहाँ पे b के जगह पे हो गया, b का मान हो गया 8 और p का मान हो गया 15। अब हमको निकालना है साइन ये, तो साइन का हम जानते हैं कि साइन ये बराबर होता है P/H। अब p तो 15 है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन h यहाँ पे नहीं है, तो पहले हम h को निकाल लेंगे। तो h बराबर होता है P² + B², ये अंडर रूट रहता है। यहाँ पे एच जो है वो कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस
आधार है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 225 प्लस 64, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 × 80 289। 289 हो जाएगा। अब 289 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17। अब साइन का हमको मान निकालना था। साइन का होता है P/H। तो P का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ था? P का मान मेरा यह है 15 दिया हुआ। तो साइन ये बराबर हो जाएगा 15/H। H का भी हम निकाले यहाँ पे 17। तो साइन ये बराबर हो जाएगा 15/17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा ही एग्जाम में। अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है एक, वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता, इसके बीच में जो आलेख खींचा जाएगा उस आलेख को क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। तो इस तरह से ये टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें। ये सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेने से पूरे बुक का रिवीजन हो जाएगा। और अगला भी जो सेट बता दिए पहले ही कि एक फार्मूला वाला रहेगा एक वीडियो मेरा, वो उस वीडियो को एकदम ही मिस नहीं करना है, क्योंकि बिना फार्मूला का मैथ में कुछ भी नहीं हो पाएगा। अक्सर 5 नंबर वाला में पूछ देता है माध्य निकालने, माध्यिका निकालने, बहुलक निकालने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन रहता है। तो ये सब के लिए फार्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगला वीडियो को एकदम मिस नहीं करना है। फार्मूला वाला जो वीडियो रहेगा उसको हर हाल में देख लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके और नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके और एग्ज़ाम अच्छे से जाए। इसके लिए ऑल दी बेस्ट।